छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा के जंगलों से पिछले कुछ महीनों से लगातार मुठभेड़ों और आत्मसमर्पण की खबरें सामने आ रही हैं। इससे एक बात साफ दिखाई देती है कि माओवादी आतंक अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। जंगल थक चुके हैं, वनवासी भी थक चुके हैं, लेकिन इस थकान के बावजूद कोई तो है जो चाहता है कि यह लड़ाई चलती रहे। सवाल यह है कि वह कौन है? क्या वह जंगलों की अंधेरी खाइयों में छिपा है या किसी बड़े शहर की कांच से ढकी ऊंची बिल्डिंग में बैठकर अपनी विचारधारा की आग को ईंधन दे रहा है? क्या वह पत्रकार है, कवि है, लेखक है, बुद्धिजीवी है, मानवाधिकार कार्यकर्ता है या संस्कृति और नारीवाद के वस्त्रों को ढाल बनाकर बैठा हुआ कोई एजेंडाधारी है? कोई तो है जो अपने सुख, अपने विचारों, अपनी राजनीतिक भूख के लिए इस देश के वनवासियों और सुरक्षा बलों के जवानों का रक्त चूस रहा है। नमस्कार, मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे नक्सलवाद, जो सशस्त्र रूप से आज खत्म तो हो रहा है, आज बैकफुट पर तो जा चुका है, लेकिन कैसे दूसरे रूप में उसे सामने लाने की, उसे जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह पूरा वीडियो। पिछले महीने कुख्यात माओवादी सरगना माड़वी हिड़मा आंध्र प्रदेश के जंगलों में एनकाउंटर में मारा गया। पूरे देश में यह माना गया कि नक्सलवाद की पीठ तोड़ने वाली यह अंतिम और निर्णायक चोट है। लेकिन तभी दिल्ली के इंडिया गेट पर कुछ लोग हाथों में पोस्टर लिए दिखाई दिए, जिन पर हिड़मा के समर्थन में नारे लिखे थे। उन्होंने हिड़मा अमर रहे तक कह दिया। यह दृश्य देखकर एक बड़ा सवाल फिर खड़ा हुआ कि असली माओवादी जंगल में है या शहरों में? कौन है ये लोग जो भारत के सबसे खूनी आतंकी नेटवर्क में से एक के लिए सहानुभूति रखते हैं? इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए हमें इतिहास में उतरना होगा। दरअसल आधुनिक नक्सलवाद माओवाद की जड़ें 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से दिखाई देती है। कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथी धड़े ने किसानों के साथ मिलकर एक हिंसक अभियान शुरू किया। पुलिस अधिकारी की हत्या, उसके बाद पुलिस फायरिंग में महिलाओं और बच्चों की मौत, और इन्हीं मौतों की आड़ में माओवादियों ने सशस्त्र विद्रोह का रास्ता चुना। चीन ने इसे स्प्रिंग थंडर ओवर इंडिया कहा और इसे भारत में क्रांति की संभावित शुरुआत की तरह दिखाया। इसी बीच चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल जैसे कम्युनिस्टों ने बंदूक के बल पर भारत की सत्ता बदलने का सपना देखा। यह तथाकथित आंदोलन जंगल का जितना था, उससे कहीं अधिक शहरों की यूनिवर्सिटीज में जन्मा था। दिल्ली का सेंट स्टीफेंस हो या कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज, वारंगल का इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सभी संस्थान उस दौर में अर्बन नक्सल के केंद्र बन गए थे। इसके बाद समय बदला, 70 का दशक आया। आंध्र प्रदेश में इस तथाकथित आंदोलन को कोई भी धार नहीं मिलने लगी। इसके बाद पढ़े लिखे युवाओं ने महसूस किया कि बंदूक से समाज नहीं बदलता, और इसके बाद 80 के दशक में पीपल्स वॉर ग्रुप और एमसीसी जैसे संगठनों ने फिर से हिंसा का मार्ग अपनाया और वनवासी क्षेत्रों में अपना आधार खड़ा किया। लेकिन 90 के दशक के बाद उदारीकरण के कारण भारत बदल रहा था। लोग विकास चाहते थे। इसी बीच डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिला, जिसके बाद अनुसूचित जाति समाज मुख्यधारा की राजनीति में उभरने लगा और माओवादियों का सामाजिक आधार टूटता गया। इसके बाद 2000 का दशक आया। सरकार की रणनीति बदलती गई। ड्रोन तकनीक, स्थानीय डीआरजी जैसे जनजातीय नेतृत्व वाले सुरक्षा बलों का गठन, सड़कें, स्कूल, विकास योजना, इन सब ने माओवादियों के गढ़ों को अंदर से पिछले एक दशक में खोखला कर दिया। परिणाम यह हुआ कि 2000 से 2025 के बीच लगभग 5000 माओवादी मारे गए। इसी बीच 2000 से अधिक जवान बलिदान हुए और 4000 से ज्यादा नागरिक हिंसा का शिकार बने। लेकिन जंगल के युवाओं ने यह समझ लिया कि हथियार के रास्ते कभी अधिकार नहीं मिलता। यही कारण है कि एक एक करके बड़े पैमाने पर माओवादी आत्मसमर्पण करने लगे और नक्सल प्रभावित जिले जो एक समय में 120 से अधिक थे, वह घटकर आज सिर्फ 18 तक आ चुके हैं।
लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अब सामने आता है और वह यह है कि जैसे जैसे जंगल शांत हो रहा है, शहर शोर करने लगा है। अब खतरा उस बंदूक से नहीं है जो जंगल में चलाई जाती थी, बल्कि उस कलम से है जो बड़े बड़े शहरों की यूनिवर्सिटीज के एसी कमरों में बैठकर लिखी जा रही है। इन्हें अर्बन नक्सल कहा जाता है। ये लोग विचारधारा के नाम पर छात्रों को ब्रेन वॉश करते हैं। उन्हें बताते हैं कि भारत का लोकतंत्र एक छलावा है, संविधान एक हथियार है और एकमात्र रास्ता क्रांति है। छोटे शहरों से आए गरीब और मध्यम वर्गीय छात्र इनका सबसे आसान शिकार बनते हैं। इसी तरह बस्तर और त्रिपुरा जैसे इलाकों में बैठे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और प्रोफेसर जनजाति समाज को भी इस जहर से संक्रमित कर देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या नक्सलवाद सच में खत्म हो रहा है या उसने अपनी जगह बदल ली है? क्या यह पहाड़ों और जंगलों से शहरों के कैंपसेस में शिफ्ट हो चुका है? तो बात ऐसी है कि यह अर्बन नक्सल जो नेक्सस है वो हमेशा से शहरों के कैंपसेस में रहा है। वो हमेशा से यूनिवर्सिटी के कैंपस में उसकी मौजूदगी दिखाई देती रही है। हालांकि अब जब भारत सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करना है और देखा जाए तो मैदान की लड़ाई लगभग खत्म हो भी चुकी है, लेकिन जहां तक बात विचारधारा और अर्बन नक्सलिज्म की है तो वहां लड़ाई अभी बाकी है। जंगल में लड़ने वाले नक्सली अब कमजोर पड़ गए हैं, लेकिन शहरों में बैठे विचारधारा के ये नैरेटिव वॉर चलाने वाले लोग अभी भी सक्रिय हैं। इसलिए अब जरूरी है कि न सिर्फ जंगल के नक्सलवाद को खत्म किया जाए, बल्कि उन नकाबपोश शहरों को भी उजागर किया जाए जो विचारधारा के नाम पर युवाओं को गुमराह करते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं और अपने एजेंडे का ईंधन बनाते हैं। अगर यह काम समय रहते नहीं किया गया तो जंगल शांत हो सकता है, लेकिन शहरों में एक नई आग भड़क सकती है। देश के लिए आवश्यक है कि जल, जंगल और जमीन गोलियों की आवाज नहीं बल्कि विकास, शिक्षा और मुस्कुराते हुए वनवासियों की हंसी से गूंजे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फिर किसी माँ का बेटा दोबारा माड़वी हिड़मा ना बने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द नैरेटिव को सब्सक्राइब करें।